आगे 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 जी। काम कर रहे नौजवान यहाँ कितने बड़े पैमाने पर है, मीडिया के लोगों छापना कल, अगर आपके अंदर खुददारी है, बताओ कितने मेरे भाई नौजवान बेरोजगार बैठे, जरा हाथ उठा के बताओ मुझे एक बार। ये देखो, ये है राजस्थान की सच्चाई, उठा के रखो इनको, देखने दो, इनके कैमरे देखे, पूरा भारत देखे, नीचे करो हाथ, सुनो, बताओ इस देश के नौजवानों की, राजस्थान की नहीं पूरे देश के नौजवान
पूरी युवाओं की एनर्जी को बर्बाद किया जा रहा है। वाल्मीकि साहब के जो पिताजी हैं कैप्टन मुकेश वाल्मीकि साहब, मैं उन लोगों को उनको आमंत्रित करता हूं कि मंच से अपना उद्बोधन रखे कैप्टन मुकेश वाल्मीकि साहब। दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों की ओर छू रहा है। नसरुद्दीन खान, स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ स्थानीय आसिफ पठान साहब और उनकी टीम, जो पूरी जो टीम है वो आज आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन कर रही है। मैं आमंत्रित करता हूँ कि भाई का सम्मान करते हुए पूरी टीम जो है आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रही है। आजाद पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण समाज के लोग भी सड़क पे खड़े हो जाए तो एक कानून नहीं बना सकते, क्योंकि भारतीय संविधान ने कानून बनाने का अधिकार विधानसभाओं को और लोकसभाओं को दिया। बाबा साहब अम्बेडकर को भरोसा था कि उनकी आने वाली पीढ़ी आकलन करेगी, क्योंकि वो ये जानते थे कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता है वो मेरे लोगों को कुछ नहीं देंगे, वो बिल्कुल कुछ नहीं देंगे। वो तो मेरे लोगों को जो अधिकार मैंने संविधान में सुरक्षित किए हैं वो तो उनको भी छीनने का काम करेंगे, समय समय पे उनको भी लूटने का काम करेंगे। आज देखो ऐसे ही हालात है। देखो कहते हैं कि न्याय सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप मुझे जवाब दो और कहो कि चंद्रशेखर झूठ बोल रहे हो हमारे भाई, केंद्र मेघवाल को न्याय क्यों नहीं मिला? आप बताओ मुझे। जब न्याय जन्मसिद्ध अधिकार है तो इंदर मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए आपको आंदोलन क्यों करना पड़ा राजस्थान में? आप बताओ। न्याय अगर जन्मसिद्ध अधिकार है तो जितेंद्र मेघवाल को उसकी हत्या की गई, तुम्हारे भाई की, तुम्हारा खून था वो, उसकी हत्या की गई, उसको बकरे की तरह काट दिया गया घेर के। एक बहादुर तुम्हारे भाई को, उसके हत्यारों को सजा दिलाने के लिए तुम्हें आंदोलन क्यों करना पड़ा? तुम इतने बड़े पैमाने पे क्यों झूठे पाली में जाके? मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूं कि ओम प्रकाश सहगल फांसी लगा लेता है क्योंकि उसको लगता है उसको न्याय नहीं मिलेगा। मैं इसलिए आता हूं राजस्थान की, ओम प्रकाश सहगल लिखता है सुसाइड नोट में कि मेरा भाई आएगा मुझे न्याय दिलाने के, इसलिए आता है चंद्रशेखर आजाद राजस्थान। मैं पूछना चाहता हूं, आप लाखों की संख्या में जयपुर में इकट्ठा हुए थे, बताओ कार्तिक भील को न्याय क्यों नहीं मिला? मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूं आपसे। मैं जानना चाहता हूं आपकी पंचायत के एक हफ्ते बाद ही मेरी बहन पूजा को 10 टुकड़ों में जिन्होंने काटा, उनको, उस बहन के परिवार को न्याय कब मिलेगा? बताओ। मैं जानना चाहता हूं कि बलौत्रा में जिस बहन को अन्याय का सामना करना पड़ा, उसको जला दिया गया, उसको न्याय कब मिलेगा? बताओ। ये मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से। उनको भरोसा था बाबा साहब अम्बेडकर को, उनको क्योंकि एहसास था इनके चरित्र में कि ये मेरे लोगों को न्याय नहीं देंगे, अधिकार नहीं देंगे, और जो अधिकार मैं देके जा रहा हूं उनको लूटने का, छीनने का काम करेंगे। इसलिए मेरे लोगों, उन्होंने लूटा पैसा नहीं, तुम्हें करोड़ों रुपए से भी ताकतवर वोट का अधिकार दिया। तुम चाहो तो यहां के मुख्यमंत्री को हरा के उसकी नाक रगड़वा सकते हो अगर तुम चाहो। ये ताकत बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है आपको। अरे रुको रुको रुको, बताइए बताइए। आप सभी लोग अगर इस देश में प्लीज सर आप साइड होइए प्लीज। हाँ ठीक है सर, आप प्लीज नहीं आप चलिए नहीं, और भी मीडिया है, देखिए आप और भी मीडिया। ठीक ठीक जान, बहुत पब्लिक देखेगी कैसे, बताइए आप। चलो। हिंदुस्तान में अगर आपने को हुकूमत करनी है, इस हिंदुस्तान में अगर अपना राज कायम करना है, तो मित्रों ईमानदारी के साथ में मन वचन कर्म से वैचारिक क्रांति करने वाले व्यक्ति चंद्रशेखर भाई जैसे का साथ देना चाहिए, तब जाके वैचारिक क्रांति से। डेमोक्रेसी के अंदर मूर्खों का शासन तो पैदा हो जाता है, हो सकता है बहुमत में हम 51 लोग 1000 शासन बना लें, लेकिन जब तक हम
हमारे में वैचारिक क्रांति नहीं होगी तब तक हम सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं दे सकते। इसलिए वैचारिक क्रांति के लिए चंद्रशेखर जी से चाहता हूँ जो राजस्थान के अंदर सरकार चली अत्याचार होगी ये सरकार आपको यही पता नहीं है कि आपका कमांडर आपको क्या क्वेश्चन दे रहा है, क्या आदेश दे रहा है, गोली चलाने के लिए कह रहा है या गोली रोकने के लिए कह रहा है, आपको पता ही नहीं, सुनी नहीं किसी की बात को। इसलिए कृपया करके शांति से बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हम लोग आपके बीच में आए हैं दिल्ली से, मैं भी जम्मू से चल करके आया हूँ। अभी संबोधन करता जो संबोधन कर रहे थे वो बता रहे थे मैं कौन हूँ, मैं आपको परिचय दूं। मैं वो शख्स आपके बीच में बैठा हूँ, बोलने के लिए आया हूँ जिसका बेटा अस्पताल में बेड में पड़ा है बिस्तर के ऊपर, और आप सुनना नहीं चाहते हो किसी बात को। हम आपके जुम्मन में शामिल होने के लिए यहाँ बैठे। भारत का संविधान तुमसे झूठ बोला गया, मैं इस बात को सार्वजनिक करना चाहता हूँ। वो राशन दे के कहते हैं कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं, वो राशन दे के कहते हैं कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं। सच को भी जान लो, तुम गांव गांव जाके बताना, बताओगे नहीं बताओगे? पहले सुन लो क्या बताना है। बजट समझते हो? बजट, वित्त मंत्री जी बजट पेश करते होंगे ना आपके यहाँ राजस्थान में, करोड़ों रुपए का। वो करोड़ों रुपए आते कहां से पता है आपको? चलो जान लो, जान लो, जान लो। जिसको पता बहुत बड़े, जिसको नहीं पता जान लो। ये मेरी माए बहनें भी जान लो। जो टैक्स आप देते हो, जो टैक्स आप देते हो, वो टैक्स प्लस जो प्राकृतिक रिसोर्स है यहाँ, उन रिसोर्स से जो आमदनी होती है, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों पे टैक्स हो या आम आदमी पे टैक्स हो। टैक्स कैसे होते हैं ये भी बता देता हूँ। कई तरह के टैक्स होते हैं। आप घर में माचिस खरीदते हो ना, उस पर टैक्स जाता है। आप बाल काले कराते हो ना, उन पर टैक्स जाता है। आप ये शर्ट पहनते हो ना, इस पर टैक्स जाता है। आप अब तो ऐसी निर्दय सरकार केंद्र में थी, वो तो दूध दही लस्सी में भी टैक्स लगाने लगी, खाने पीने पे भी, आटे पे भी। तो जो टैक्स आप देते हो वही पैसा इकट्ठा होके, और जो प्राकृतिक रिसोर्स है वही बजट बनता है। वो जो करोड़ों रुपए जिनकी घोषणा होती है, इसका मतलब आपका पैसा आपको देने का नाम सरकार है, और सरकार उस पर एहसान करती है कि हम आपको कुछ दे रहे हैं। देखो और सुनो, एक आदमी कम से कम 1000 रुपए का टैक्स बिना कुछ ज्यादा खर्चा किए सरकार के खाते में भेजता है। एक आदमी, एक छोटा सा बच्चा जिसकी कोई इनकम नहीं है, जो बोलना भी नहीं सीखा, उसकी दूध की बोतल पर टैक्स लगता है। वो डायपर पहनता है, उस पर टैक्स लगता है। वो जो कपड़े पहनता है, उस पर टैक्स लगता है। यानी कि एक छोटा बच्चा 1 साल का, वो भी हजारों रुपए का टैक्स एक साल में सरकार को देता है, 1 महीने में देता है। अगर साल का हिसाब बनाए तो 12,000 रुपए का टैक्स। मैं तो छोटी बात बता रहा हूँ। और सरकार आपको राशन कितने पैसे का दे रही होगी जरा बता दो। जब भी जरूरत पड़े, जैसी भी जरूरत पड़े, हम आपके साथ रहेंगे हैं, और आगे भी जो आप बताओगे उस बात पे चलने को तैयार है। मेरी जहाँ तक मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, मेरी कोई राजनीतिक लालसा नहीं, ना ही मैं इस तरह के मंचों पर भाषण देने का चंद्रशेखर जी पर आती रहा। क्योंकि एक वक्त था जब जवानी थी, आज से ठीक 40 साल पहले, तब बहुत मौके मिले मेरे को। आज आपके साथ मन से साझा करने में खुशी महसूस हो रही है। मैंने मन साझा किया था। क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आप सभी का जोश और उत्साह देख करके बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, और मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि जिस प्रकार से आपकी ये ऊर्जा है, आपका जो ये जोश है, मुझे पूरा पक्का भरोसा है यदि आपने सही दिशा में, सही तरीके से, संयमित रूप से, और आपने धैर्यपूर्ण यदि अच्छे से इसका इस्तेमाल किया, तो जो आप चाहते हो
वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, बहुत नजदीक आपके पास है। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से आपकी जो ऊर्जा है, जो आने वाले हमारे समाज का भविष्य है, हम सबकी ताकत है, यदि आप हमारे लीडर जब हमारे बीच में आ गए, हमारे बीच में मंचासीन हो गए, तो हम लोगों को उन्हें देखने और उन्हें सुनने के लिए शांति कायम रखनी चाहिए। और यदि हम लोगों ने ही हमारा अनुशासन बिगाड़ा, हम लोगों ने ही यदि कर्तव्यों का पालन नहीं किया, तो मैं समझता हूं आपकी ये जो भीड़, आपकी जो ताकत है, वो सही दिशा में आपके काम नहीं आएगी साथियों। इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सभी ने, शासन प्रशासन ने जिस प्रकार से व्यवस्था की, आप सभी का सहयोग किया, उसे आपने काफी डिसिप्लिन आपने बिगाड़ने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति जो आपका अथाह प्यार और मान और सम्मान है, उसे देख करके हम ये उम्मीद और कर सकते हैं कि आप आने वाले समय में आप अनुशासन में, डिसिप्लिन में और भी बेहतर से बेहतर आप अच्छा काम करेंगे साथियों। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप लोगों ने बहुत कम समय में हमारे लिए 9 से 10 दिन भी नहीं मिले और इन कम दिनों में सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन हुआ है, लेकिन क्या कह सकते हैं कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की ओर से सियासी संखनाद भी है? नहीं, ये तीसरा सामाजिक न्याय सम्मेलन है। हमने, हमारी पार्टी और संगठन ने तय किया था कि हम 7 संभागों में सम्मेलन करेंगे और उसके बाद जो चुनावी संखनाद होगा वो होगा जयपुर से। फिर उसके बाद जो 7वां सम्मेलन हमारा रहेगा जयपुर संभाग वाला, उसी को हम लोग जो हैं वो फिर हम महासम्मेलन करेंगे। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ जितनी भी सरकारें बनी उनमें जिस तरह से हमारे लोग ठगे गए, अब हमारे लोगों का इन पर भरोसा नहीं है। जो न्याय जन्म से अधिकार है वो भी मांगे से नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी आंदोलन करने पड़ते हैं। नौजवान बच्चों का भविष्य जो है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो यहाँ की, सबने लूट लिया है। पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं और जो भर्ती आती है उनमें पेपर लीक हो जाते हैं। 4.5 साल तक सरकार ने कुछ नहीं किया, अब 6 महीने में कहते हैं कि हम बहुत कुछ कर देंगे। अब जनता का और स्पेशली हमारे लोगों का, दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो अल्पसंख्यक समाज के लोग, उनका भरोसा इन सरकार से उठ गया। अब जब तक उन पर किराए का मकान था तब तक उनकी मजबूरी थी न देना। अब उनका अपना घर आज़ाद समाज पार्टी यहाँ मजबूती से काम कर रहा है और वो जानते हैं कि जब भी अन्याय होता है तो यही संगठन, यही पार्टी है जो इस अन्याय के खिलाफ लड़ती है। जब सब चुप बैठ जाते हैं तो वो आपने देखा कितने बड़े पैमाने पे यहाँ आए और अभी भी पूरी फोर्स लगी उनको रोकने के लिए कि वो किस तरह से इस कंपाउंड में ना आ जाए। उनका प्यार और उनका विश्वास आज़ाद समाज पार्टी को ताकत दे रहा है। दिन प्रतिदिन आज़ाद समाज पार्टी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है आदिवासी, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और जो अल्पसंख्यक समाज है उनको इकट्ठा करके उनको राजनीतिक शक्ति देने का समय आ गया। किसान का मेरे पार्टी आपकी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? इसका फैसला हमारे प्रभारी और अध्यक्ष जी खड़े सर, उदयपुर में जो घटना हुई, इसका फैसला जो है ना वो पार्टी का फैसला है। सर, उदयपुर में मैं तो पार्टी का एक वर्कर हूँ। जो पार्टी का आदेश था, आज सम्मेलन था, मुझे बुलाया गया, मैं आज जो उनका आदेश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे। मुझे लगता है आज प्रभारी जी आपको शायद कोई यहाँ के बारे में कोई अच्छी न्यूज़ भी देंगे। तो हमारा काम है इस अन्याय के खिलाफ लड़ना। और अभी एक हमारे लोगों ने पंचायत की, आपने तो किसी एक साथी ने सवाल भी पूछा था मुझसे, तो उस पंचायत के बाद पूजा भील के साथ जो अन्याय हुआ, उसको किस तरह से जानवर की तरह काटा गया, और बलात्रा की जो घटना है, ऐसी घटनाएं हो रही है, तो इसका मतलब उस पंचायत के बाद भी हमें क्या मिला। और वोट का अधिकार बाबा साहब ने हमें मांगने के लिए नहीं दिया कि भाई हम मांगे किसी से। हमारे लोग उनसे मांग रहे हैं जो खुद अपनी कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं। हमारे लोगों को चाहिए कि वो अपनी ताकत बना ले। तो मैं उन सब साथियों से भी कहूँगा जो इधर उधर घूम रहे हैं कि वो भी आके हमारे साथ खड़े होकर ताकत बनाने में मदद करें। भाजपा और कांग्रेस की आपने बात की, तो क्या आज़ाद समाज पार्टी एक तीसरे मोर्चे के रूप में विकल्प होगी? हम लगातार इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमने इन दलों इन वर्गों की जो पार्टियाँ भी हैं उनसे भी हमारी जो है लगातार, हमारे प्रभारी जी की, अध्यक्ष जी की, दूसरे भी हमारे प्रभारी, सबकी बातचीत चल रही है। बड़ा सवाल ये है, अभी इंद्र मेघवाल का इसके न्याय की घटना है, उसमें कुछ बहुत बड़े काम नहीं हुए। जितेंद्र मेघवाल के परिवार को अब तक न्याय नहीं मिला है। कार्तिक भील का परिवार 2.5 महीने 3 महीने ज़्यादा हो गया सड़कों पे धूल फाँक रहा है। उसके बच्चे याचना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद ओम प्रकाश रैगर का मामला हो और तमाम तरह से जो और अन्याय के मामले हैं जो रोज़ हो रहे हैं, चाहे सामाजिक असमानता का हो, चाहे उसके अलावा सामाजिक बहिष्कार का हो, चाहे घोड़ी से उतारने का, कुछ भी हो, उनमें भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो। जो सरकार हमें न्याय नहीं दिला सकती वो हमें अधिकार क्या देगी? तो इस निकम्मी सरकार पे हमारे लोगों का भरोसा नहीं। इसलिए जो बेचैनी है, वही बेचैनी जनता के विस्फोट के रूप में आपको देखने को मिली
कि वहाँ पूरा प्रशासन शासन भी फेल हुआ, सारे बैरिकेटिंग तोड़ दिए गए और वो पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था, वहाँ बैठने की जगह नहीं थी, ना खड़े होने की। तो जनता तैयार है बदलाव के लिए, क्योंकि जनता अब थक चुकी है इनके झूठे वादों से, झूठी बातों से। जनता अब इनकी बातों में नहीं आने वाली। क्या कह रहे हैं? 14 अप्रैल को जयंत जी और अखिलेश जी को साथ ले जाने का कैसे क्या रणनीति? देखिए, रणनीति नहीं है, हमारा प्रयास है कि हम सब लोग मिलके जो सामंतवादी और जो मनुवादी ताकतें हैं, जो भारतीय संविधान को ख़त्म कर देना चाहती है, उन ताकतों को रोकने का काम करें। और इसमें हमने पहल की, हमने उन दोनों भाइयों से कहा कि आइए इस बार सबसे बड़ा काम ये है कि 14 अप्रैल पे जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए, मऊ जन्मभूमि, हम लोग सब लोग नमन करने चलें, क्योंकि वो भी इस लड़ाई को अब लड़ना चाहते हैं और हमने इसके लिए सार्थक प्रयास किए कि लड़ाई लड़ी जाए। और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक असमानता की व्यवस्था खत्म ना होके और भारतीय संविधान यहाँ पूर्ण रूप से लागू ना हो। उसको लागू कराने के लिए हमें सरकार की जरूरत है, क्योंकि कानून सड़कों पे नहीं बनते हैं, तो कानून विधानसभा में, लोकसभा बनते हैं। कानून बनाने के लिए हमें राजनीतिक शक्ति चाहिए, इसलिए हमारा दल और बल दोनों मजबूती राजस्थान में काम कर रहा है। आप देखना, जिस दिन 7वां सम्मेलन होगा, विपक्ष घुटने टेक देगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग उस सम्मेलन के साथ खड़े होंगे। प्रभारी जी शायद कुछ कहना चाह रहे थे। क्या है, जाने पहचान है, सिटी विधानसभा क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी होंगे 2023 के चुनाव। सर, जैसे कि आपने कहा, पिछले 4.5 साल राजस्थान सरकार के द्वारा मुफ्त नहीं दिया गया और अब तिजोरियां खोल दी गई। क्या किसकी तिजोरी? जनता का पैसा, जनता का, हाँ। जनता का पैसा। कौन सी तिजोरी के लिए? क्या मुख्यमंत्री कोई अपने बिजनेस में से कुछ दे रहे हैं? आप बता दो, एक पैसा दिया हो तो। जनता का पैसा, मैं तो समझता हूँ ना कि बजट क्या होता है, लेना और देना। जनता से लिया जो टैक्स है उसी को जनता को दे रहे हैं। 4.5 साल तो दिया नहीं, 4.5 साल तो अपने लोगों को दिया। सरकार मुआवजा करती है। 51% नौजवान है राजस्थान में, और उसके क्या हालात हैं? उसके हालात ये हैं कि सारी भर्तियों में पेपर लीक होते हैं। CHA वालों की समस्या देख लो, या जो वो थर्ड ग्रेड वाले टीचर्स हैं, उनकी 85,000 ट्रांसफर बाकी, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं। तो मैं समझता हूँ सरकार ने 4 साल तो नहीं सुना। और फिर हमारे लोग की सभा रोकी जाती है, उन पर मुकदमे लगाए जाते हैं। RSS के यहाँ सभा कराते हैं मुख्यमंत्री जी। पाली में जिस दिन हम जितेंद्र मेघवाल के साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ने गए थे, उस दिन RSS का पथ संचलन होता है। सरकार, हमारे लोग देख रहे हैं कि सरकार किसकी है। ये सरकार बीजेपी की है, कांग्रेस की, RSS की सरकार है। हमारे लोग देख रहे हैं कि जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, ये सरकार उनको मदद कर रही है। ऐसे लोगों को हमारे लोग सबक सिखाएंगे। सर, आगरा में हिंदू संत ने रामभद्राचार्य जी ने बोला, मरे मुलायम काशीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। इस पर आपकी क्या बीमारी, आपकी क्या रणनीति है? देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी ऐरा गहरा कुछ बोल देगा और हम लोग लड़ते फिरेंगे, ये हमारा काम नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग हैं जी। वो बोलते इसलिए कि हम उसमें उलझे हैं। और साहब तो मर गए हैं, वो मरे नहीं, वो तो अमर हो गए। नेताजी भी अमर हो गए हैं। उन्होंने जो किया, उनके कारवा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करें। कितने काशीराम मारोगे, कितने नेता मुलायम सिंह यादव मारोगे, और कब तक मारोगे, और कब तक दलित पिछड़ों की बलि चढ़ाते रहोगे? जनता समझ रही है। अब सबक सिखाने का काम करेंगी। जो मुलायम सिंह जी में आस्था रखते हैं, जो काशीराम में आस्था रखते हैं, वो भद्राचार्य जी को बताएंगे। किस दिन पंडाल भी खाली मिलेगा और खाने के लाले पड़ जाएंगे। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर FIR हो गई नारा देने पर। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सरकार तानाशाही सरकार है। जो हक की बात बोलेगा उस पर मुकदमा हो जाएगा। और मुकदमे से कौन डर रहा है आजकल? मुकदमा तो उन पे हो रहा है जो लड़ रहे हैं, जो बोल ही नहीं रहे उन पे तो कुछ नहीं हो रहा है। आप गंगापुर सिटी में आए हैं, यहाँ की लोकल जो प्रॉब्लम्स है, लोकल समस्या है, उनके ऊपर भी क्या फोकस करेंगे आप? देखिए, यहाँ जो हमारे लीडर्स हैं, वो उन्हीं समस्याओं को लेकर इतने जन समर्थन जुटा पाए। वो उन समस्याओं पर लड़ते रहते हैं। मुकेश बहरवा जी लगातार इन समस्याओं के साथ खड़े हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी जो हैं, लगातार इन समस्याओं के साथ खड़े हैं, इसलिए जनता का समर्थन है। और मैं ये कहता हूँ, मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में यहाँ की जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं वो हल होंगे, उनकी समस्या हल होगी और उनको नए अवसर पैदा होंगे। तो एक सवाल और पूछना चाहेंगे, यहाँ पे एक पांचना बांध है, 16-17 साल से बंद पड़ा हुआ है। उसके ऊपर सरकार है, कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, राजनीति करती आ रही है। क्या आपकी MLA बनेंगे, यहाँ सरकार बनेगी तो आप खुलवा पाएंगे? देखो, मैंने फिर आपसे कहा, आप भी इस बात को कह रहे हैं, आप भी इस बात कह रहे हैं कि ये सरकार यहाँ की जनता से राजनीति कर रही है। ये आपने कहा भी लोग MLA बने। अगर मीडिया के लोग भी ये कह रहे हैं कि यहाँ की सरकार यहाँ की जनता से राजनीति कर रही है, तो आप समझो कि मीडिया भी इस बात को समझती है और जनता भी समझती है। छोटी मोटी मैं आपसे वादा करता हूँ, जनहित का जो कार्य है, जो होना चाहिए, जिसको जनता चाहती है, वो होना ही चाहिए। हम उसके साथ हैं। तो गंगापुर सिटी से अब शंखनाद निश्चित रूप से, गंगापुर सिटी का शंखनाद और राजस्थान का शंखनाद, छोटी मोटी संख्या में बने विधायकों को कांग्रेस खरीद लेती है। छोटी मोटी संख्या में बने, वो उनके जो टिकट बेचते हैं, उनके विधायकों को खरीद लेती है। ये ना बिकने वाले लोग हैं। आज तक हमें तो खरीद नहीं पाई। एक सवाल स्पीकर जी, जब आपने दल बनाया था राजनीतिक, तो बहुत पुराने साथियों ने आपका साथ छोड़ दिया था और जल्दी समझ नहीं आती जी, तो अच्छे लोग भी जल्दी समझ नहीं आते। मेरा व्यक्तिगत यहाँ मुझे MP MLA नहीं बनना राजस्थान में, लेकिन यहाँ 5-6 साल से हमारे नेता अनिल झेलवाल जी, सत्यवान जी
और तमाम साथी हमारे सुनने वाले भी तमाम लग रहे हैं, अजय तमाम सब लोग, सुमित लग रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लोगों के मुद्दों को लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता देख रही है कि उनके लिए लड़ कौन रहा है। वो नेता भी ऐसा ही चाहते जो उनके लिए लड़े। वो ऐसा नेता नहीं चाहते कि चुनाव के बाद उनको ढूंढा ना मिले। अब बिका कौन किसका नेता है आप देख लो। यहाँ 6 विधायक किनके बने और किस पार्टी में चले गए आप देखो। मध्य प्रदेश के कहाँ के विधायक किसके बने और कहाँ चले गए। लेकिन हमारा तो एक जिला पंचायत भी सरकार नहीं खरीद पाई। और मैं फिर कह रहा हूँ, हम थोकों के भाव विधायक बनाएंगे आने वाले समय में। कितने विधायक खरीदेंगे? ऐसा ना हो उनके विधायक ही ना बचे, और हो सकता है कि उनके विधायक हमारी पार्टी ज्वाइन करने लग जाएं। लेकिन हम विचारधारा के साथ समझौता नहीं करेंगे। सर एक